दोस्तों, बिहार टीएलएड के लिए अभी हम लोग जो है साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो कि कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है शुरू से अंत तक कवर कीजिएगा और साथ साथ में आपको आंसर करते जाना और ये आपको लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्न को जो कि आप लोग जो है साइंस में कवर कर पाते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है कि बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा जो है निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास के कारण होता है। ठीक है, बुढ़ापा जो है निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास के कारण जो है ये बुढ़ापा होता है। देखो, बुढ़ापा जो होता है ये थाइमस के कमी से होता है। ठीक है, बुढ़ापा जो है ये थाइमस के ह्रास के कारण जो कि ये बुढ़ापा होता है। ठीक है, थाइमस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, हमारे शरीर की सभी क्रियाएं मतलब जो ऐच्छिक क्रियाएं जो है ये नियंत्रित होती है, किससे होती है। देखो, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो नियंत्रित होती है ये आपको याद रखना है कि प्रमुख मस्तिष्क से होता है। कहाँ से होता है, तो ये जो है हमारा प्रमुख मस्तिष्क से होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है ये स्रावित होता है, किससे होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है, तो किससे होता है। देखो, ये जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, तो ये जो है पीयूष ग्रंथि से होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन जो है ये स्रावित होता है, तो ये आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, तो ये जो है पीयूष ग्रंथि से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको 4 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव में, ठीक है, मानव में प्राणग्राही स्थित होता है। ठीक है, मानव में प्राणग्राही जो है ये स्थित होता है, किसमें होता है। ठीक है, मानव में प्राणग्राही जो है ये स्थित होता है, किसमें होता है। देखो, ये जो होता है नाकों में होता है। कहाँ पे होता है, तो नाकों में होता है। मानव में प्राणग्राही स्थित जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना कि नाकों में जो है होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, नाकों में होता है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की काला जार। ठीक है, काला जार जो है किस बीमारी, ठीक है, काला जार जो है किस रोगजनक के कारण होता है। ठीक है, काला जार जो है किस रोगजनक के कारण जो कि काला जार होता है। देखो, काला जार का महत्वपूर्ण कारण जो होता है ये जैसे कि लेशमानिया, क्या होता है, लेशमानिया होता है। ठीक है, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो ये लेशमानिया के कारण जो कि होता है। ठीक है, लेशमानिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेशमानिया के कारण जो कि होता है। ठीक है, लेशमानिया के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है किसमें होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है ये किसमें होता है। देखो, ऑक्सीजन का संश्लेषण जैसे कि स्तंभ शीर्ष में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संबंध जो है यानी कि ऑक्सीजन का संश्लेषण जो होता है ये हमारा स्तंभ शीर्ष में होता है। ठीक है, स्तंभ शीर्ष में। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो है ये होता है, ये कहाँ पे होता है। देखो, ये जो होता है जड़ों में भी होता है और उसके बाद भ्रूणपोष में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है कि बी और सी जो कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न यह है कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है। देखो, ये जो कहलाती है न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका दीर्घनन, ठीक है, कोशिका दीर्घनन द्वारा तने वृद्धि करती है, यानी कि तना जो है वृद्धि करती है। देखो, तना जो वृद्धि करता है, तना ये ऑक्सीजन करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए
10 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से, ठीक है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के जैसे कि फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के फूलों हो गया और फलों का उत्पादन जो है ये किया जाता है। देखो ये उत्पादन किया जाता है जिबरेलिन के कारण, किससे, जिबरेलिन से, ठीक है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से किया जाता है, तो जिबरेलिन के उपयोग से जो कि किया जाता है, ठीक है, फलों और हो गया फूलों का उत्पादन जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन जो है ये कौन सा है, ठीक है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन जो कि आपको बताना है। गैस के रूप में मतलब पाया जाने वाला हार्मोन जो होता है ये एथिलीन होता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, तो ये एथिलीन होता है गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन, जो कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन जो होता है ये एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पादप हार्मोन को पौधों पर मतलब छिड़कने से, ठीक है, किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है, ठीक है, शीघ्र ही पत्तियों का क्या हो जाता है, तो विलयन हो जाता है। किस पादप हार्मोन के पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है, तो देखो ये जो हो जाता है ना, एक होता है एब्सिसिक एसिड, क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है ना कि एब्सिसिक एसिड के साथ में, ठीक है, एब्सिसिक एसिड के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की किस हार्मोन की कमी से जैसे कि नाटापन उत्पन्न होता है, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से जो है नाटापन जो है ये उत्पन्न होता है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन जो है ये उत्पन्न होता है। देखो नाटापन जो उत्पन्न होता है ये वृद्धि हार्मोन से होता है, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है, तो ये आपको याद रखना है कि वृद्धि हार्मोन क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है, ये वृद्धि हार्मोन से होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या होता है, तो अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के कोशिका दीर्घन को अवरोध करता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका विभाजन के कोशिका दीर्घन को अवरोध करता है, अवरोध करता है। देखो ये जो करता है एब्सिसिक अम्ल करता है, कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल जो है ये करता है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां जो है हरी और ताज़ी रहती है, ठीक है, किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां जो कि हरी हो गया और ताज़ी यानी कि दोनों रहता है। देखो हरी और ताज़ी जो रहता है ये साइटोकाइनिन के कारण रहता है, ठीक है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां जो हरी और ताज़ी रहती है, तो ये रहती है साइटोकाइनिन के कारण, ठीक है, किसके कारण रहती है, तो ये आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन के कारण जो कि ये रहती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको याद रखना है साइटोकाइनिन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन जो है यह किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है। देखो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है मुकुलन के माध्यम से हाइड्रा में प्रजनन जो कि होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि घोंघा, ठीक है, घोंघा जो है किस समुदाय के प्राणी होता है, ठीक है, घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी होता है, घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी होता है। देखो घोंघा जो है जैसे कि मोलस्का, क्या हो जाएगा, मोलस्का, ठीक है, घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी होता है, तो ये जो है मोलस्का प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है,
निम्नलिखित जीवों में से किसमें जो है अलैंगिक जनन जो है ये मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है ये मुकुलन के द्वारा होता है, तो ये जो होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ये जो है ईस्ट में होता है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें जो है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ईस्ट में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये जो है ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि ईस्ट में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है ये किसमें होता है? देखो, मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो होता है ये ईस्ट में ही होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो होता है ये किसमें होता है? तो ये आपको याद रखना है कि ईस्ट में ही होता है। ठीक है, ईस्ट में ही। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र जो है ये पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र जो है ये पाए जाते हैं। देखो, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि 23 जोड़ा गुणसूत्र जो कि मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन जो है ये किसके किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? देखो, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन जो होता है ये पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये आपको याद रखना है कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन जो होता है ये पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो ये जो है पत्तियों के द्वारा होता है। पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन जो होता है ये पत्तियों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखो, एक लिंगी पादप का उदाहरण की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो है मटर हो जाएगा। ठीक है, मटर जो होता है एक लिंगी पादप का ही उदाहरण होता है। ठीक है, मटर जो है ये एक लिंगी पादप का ही क्या होता है? उदाहरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, मटर के साथ में। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा? मटर के साथ में। ठीक है, मटर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक हो गया और मादा युग्मक के संकलन को जो है क्या कहा जाता है? तो देखो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, जिसे हम लोग कोपुलेशन की भी बोलते हैं। ठीक है, कोपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राग कोश में होते हैं कि प्राग कोश में क्या होते हैं। प्राग कोश में जो है क्या होता है? प्राग कोश में क्या होता है? ठीक है, प्राग कोश में जो है क्या होता है? देखो, प्राग कोश में जो है क्या होता है? तो परागकण होता है। ठीक है, प्राग कोश में जो है क्या होता है? तो प्राग कोश में जो है परागकण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्राग कोश में जो है परागकण ही होता है। ठीक है, परागकण। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। यानी कि अंडाणु जो है किससे निषेचित होता है। ठीक है, अंडाणु जो है किससे निषेचित होता है? देखो, अंडाणु जो है ये अंडाशय से निषेचित होता है। ठीक है, अंडाणु जो है किससे निषेचित होता है? तो अंडाणु जो होता है ना ये अंडाशय से निषेचित होता है। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, अंडाशय से। चलिए अगला प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है। यानी कि शुक्राणु जो है किसमें बनता है। ठीक है, शुक्राणु जो है ये जो है किसमें बनता है? शुक्राणु जो होता है ये किसमें बनता है? देखो, शुक्राणु जो होता है ये वृषण में बनता है। ठीक है, शुक्राणु जो होता है किसमें बनता है? तो शुक्राणु जो होता है ये वृषण में बनता है। ठीक है, वृषण में। ठीक है, शुक्राणु जो बनता है ये वृषण में बनता है, वृषण में। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की जैसे कि निम्नलिखित में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो कि उभयलिंगी होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जंतु है जो कि वो क्या है? उभयलिंगी है। ठीक है, ऐसा कौन सा जंतु है जो कि वो उभयलिंगी है? देखो, उभयलिंगी जंतु की बात किया जाए तो उभयलिंगी जंतु जैसे कि केचुआ। ठीक है, केचुआ जो होता है केचुआ ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी जंतु जो है केचुआ ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है?
कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? देखो कूटपाद जो होता है, कूटपाद ये किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो है ये अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होती है। फूल में नर प्रजनन अंग जो है ये क्या होती है? फूल में नर प्रजनन अंग जो है क्या होती है? देखो फूल में नर प्रजनन अंग जो होती है पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है ये पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, पुंकेसर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वपरागकण निम्नलिखित में से किस पौधा में होता है? ठीक है, स्वपरागकण जो है निम्नलिखित में से किस पौधा में होता है? ठीक है, स्वपरागकण जो है निम्नलिखित में से किस पौधा में होता है? तो ये जो है उभयलिंगी पौधा में होता है, ठीक है। स्वपरागकण जो होता है ये उभयलिंगी पौधा में ही होता है, ठीक है, उभयलिंगी पौधा में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उभयलिंगी पौधा में होता है, ठीक है, उभयलिंगी पौधा में। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, मानव मादा के कौन जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, जनन तंत्र का भाग जो है ये नहीं है। देखो ये भाग जो है नहीं है तो ये शुक्र वाहिका का नहीं है। किसका नहीं है? तो ये आपको याद रखना है कि शुक्र वाहिका का भाग जो है ये नहीं होता है, ठीक है। मानव मादा की कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये जो है शुक्र वाहिका का हो जाएगा, ठीक है, शुक्र वाहिका का, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, पुष्प में निषेचन जो है कहाँ पे होता है? पुष्प में निषेचन जो है कहाँ पे होता है? देखो पुष्प में निषेचन जो होता है भ्रूण कोश के भीतर होता है, ठीक है। पुष्प में निषेचन जो होता है ये भ्रूण कोश के भीतर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो भ्रूण कोश के भीतर में होता है, ठीक है, भ्रूण कोश के भीतर में। चलिए अगला प्रश्न है कि इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि जो है क्या होती है? देखो इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि जो होती है ये मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि जो होता है ये जो है मुकुलन होता है, ठीक है, मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? ठीक है, एक अंडाशय में जो है कितने बीजांड होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी होता है, ठीक है। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है क्या होता है? तो देखो ये मुकुलन होता है, ठीक है, क्या होता है? तो ये जो है मुकुलन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अस्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? अस्पायरोगायरा में जो है किस प्रकार का जनन होता है? तो ये अपखंडन होता है। क्या होता है? अपखंडन, ठीक है। अस्पायरोगायरा में जो है किस प्रकार का जनन होता है? तो अपखंडन जनन जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है, अपखंडन जनन। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हमारा अभी का लास्ट प्रश्न है कि चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है? ठीक है, चेहरे पर फुंसियाँ जो होती है ये क्यों आती है? देखो चेहरे पर फुंसियाँ जो होती है अधिक तेलवीय, ठीक है, अधिक तेलीय त्वचा के कारण होता है, ठीक है। चेहरे पर फुंसियाँ क्यों होती है? तो अधिक तेलीय त्वचा के कारण जो है ये फुंसियाँ होती है, ठीक है, अधिक तेलीय त्वचा के कारण जो कि चेहरे पर फुंसियाँ होती है। तो अभी हम लोग जो टोटल प्रश्न जो कि ये 37 को जो कि साइंस में कवर किए हैं, तो अब वो 37 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।